इंट्रोडक्शन हो गया था। ठीक है, देखो, द कंपनीज एक्ट 2013, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन, चैप्टर 1 तुम लोग का है, चैप्टर 2 तुम लोग का है, चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 तुम लोग का नहीं है। ठीक है, चैप्टर 9 तुम लोग का नहीं है, चैप्टर 10 है, और चैप्टर 11। समझ ना, 7 चैप्टर हुआ। एक इंट्रोडक्शन, एक ऑडिटर, एक डायरेक्टर। पुराना सिलेबस में डायरेक्टर ये ऑडिटर वाला पार्ट नहीं था, अभी ऑडिटर वाला पार्ट आया। ठीक है, अच्छा बात यह है ना कि जब ये कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, हम ऊपर चैप्टर 7 पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर सीधे 10 पढ़ेंगे। तो जब चैप्टर 10 पढ़ेंगे ना, तुम लोग का अब एग्जाम के बाद, जो तुम लोग का 4th सेमेस्टर के एग्जाम है, उसके बाद 5th सेमेस्टर में ऑडिट बोल के सब्जेक्ट है, और इससे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना पोर्शन है। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वो भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का यहाँ तक है। अगर हम लोग टोटल सेक्शन का बात करें, तो सेक्शन 7 तक तो अकेले 122 सेक्शन हो जा रहा है, प्लस इसमें 139 से 148 है, यानी कि 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। यहाँ पे हो गया 140, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। टोटल 156, मतलब 155 सेक्शन ही, बीच में एक सेक्शन हट गया। तो टोटल 155 सेक्शन तुम लोग को खाली कंपनी लॉ में पढ़ना है। आज हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सेक्शन 1 पूरा, और सेक्शन 2 का केवल 25%। कितना परसेंट? पूरा पॉसिबल ही नहीं है। सेक्शन 1 पूरा पढ़ लेंगे, और सेक्शन 2 सबसे बड़ा सेक्शन है, उसका 25%। ऐसे इस पीडीएफ में पूरा कंपनी लॉ, और पूरा कंपनी लॉ मतलब क्या है? 470 सेक्शन, फिर 7 शेड्यूल। पूरा हम लोग को पूरा नहीं जाना है, जहां तक है वही तक हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर 1, भारत का रिपब्लिक होने के 64 ईयर बाद 29 अगस्त 2013 को यह एक्ट आया था। एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, 64th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दो बार। दूसरा चीज, सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 में सबसे पहले है इस चैप्टर का टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेबल। अगर बात किया जाए इस चैप्टर का टाइटल का, तो चैप्टर का टाइटल क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। इट एक्सटेंड टू होल इंडिया। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तब दिस सेक्शन से कम इनटू फोर्स एट वन। सबसे पहले ये सेक्शन आया, यानी कि 29 अगस्त को जब आया, तो केवल सेक्शन 1 आया। एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, बाकी का जो भी प्रोविजन है, केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेटेड अपॉइंटमेंट, एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन। मतलब अलग अलग डेट पे बाकी का सेक्शन आया। सेक्शन 1 खाली 29 अगस्त को आया था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 470 तक बाद में आया हम लोग। अब बात ये होता है एप्लीकेबल होल इंडिया, पूरा इंडिया में जो जो लोग हैं सब पे लगेगा। लेकिन लोग पे लगेगा कि किस पे लगेगा, ये जानना पड़ेगा। तो बोल रहा दिस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू, यानी कि किसकी किसके ऊपर अप्लाई होगा? सबसे पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बताया ना, कंपनी लॉ पहले भी था, 1800 से बताया था। ठीक है,
तो अगर आप पुराने किसी लॉ के तहत इंडिया में अपना कंपनी रजिस्टर करवा के रखे हैं तो आपके ऊपर भी लगेगा। और अब 2013 के बाद 29 अगस्त का जो भी कोई कंपनी फॉर्म करना चाहेगा उसको भी कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करने का जरूरत। साथ ही साथ जितना इंश्योरेंस कंपनीज है उनको भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात क्लियर कर दिया है, कह रहा है कि कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए कि कंपनी लॉ, इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूजन हो कि हम किसको सेलेक्ट करें, तो आपको प्रायोरिटी देना है अपना इंश्योरेंस एक्ट को। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़े थे। एक और कंपनी होता है, उसको समझो, उसको कहते हैं सेक्टरल कंपनी। वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में काम करता है। ठीक है, हर कंपनी किसी ना किसी स्पेसिफिक सेक्टर में काम करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि वो कंपनी सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, टीसीएस एक कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन टीसीएस हर किसी को सर्विस थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब जैसे बात करें कोई बैंकिंग कंपनी, पूरा पब्लिक के लिए सर्विस है, बात समझ रहे? तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा पब्लिक के लिए है, बस। तो इस तरह के स्पेसिफिकली कुछ कंपनी को हम लोग कहते हैं सेक्टरल कंपनी। तीन तरह की कंपनी को स्पेसिफिक है, एक जो आरबीआई से हो, एक जो सेबी से हो, और एक जो इंश्योरेंस से हो। ठीक है, स्पेसिफिक तीन को, इसके अलावा और भी है जैसे टेलीकॉम। ठीक है, अगर मान लो जैसे जियो, ठीक है, रेट बढ़ाया, ठीक है, कंपनी बोल रहा है कि ठीक है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप अपना चार्जेस बढ़ा सकते हो यूट्यूब। लेकिन अगर ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर कहता है कि नहीं आप ये नहीं ये करना है, तो फिर उसको आप एक कंपनी का बात नहीं मानना, उसको मानना है ट्राई का बात। ठीक उसी तरह अगर इंश्योरेंस कंपनी को कुछ करना है और कंपनीज एक्ट उसका परमिशन दे रहा है, लेकिन उस काम को करने से अगर आईआरडीए रोक रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस एक्ट 1938, तो फिर आपको उन लोगों का बात मानना है। क्लियर है बात? सेम बात बैंकिंग कंपनीज के लिए भी है। कोई दिक्कत? सेम बात, जो कंपनी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है उन लोग के लिए भी है, जनरेशन सप्लाई। कोई दिक्कत? यानी कि सारा कंपनी इस तरह का, पहली बात जो इस एक्ट में प्रीवियस में, और इसके अलावा और तीन पे याद रखना हम लोग को, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिक। ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन अगर मन होगा तो खाली क्या कर लेना, एक बार देख लेना, इस चीज का कोई काम नहीं है। यहाँ पे बताया गया कौन कौन सा सेक्शन किस किस डेट पे है, कैसे कैसे है। इतना डिटेल में जाके एग्जाम में एमसीक्यू नहीं देगा। तो ऊपर भैया तीन आदमी को हाईलाइट कर दिया था, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिक। अब क्या बोल रहा है? any other company governed by any special act for time being in force except in so far as state the provision are inconsistent with the provision of the such special act। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या अथॉरिटी या कुछ भी चीज है जो बना हुआ है किसी दूसरे एक्ट के तहत बना हुआ है, वो भी कंपनी लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं NHAIA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एग्जांपल है LIC, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ना उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा, ना कुछ लगा, बट वो लोग भी कंपनी लॉ फॉलो करेंगे, क्योंकि कंपनी लॉ क्या है, एक तरह अपने में ना मैनेजमेंट टेक्निक से उसको फॉलो करोगे तो गलती होने का चांसेस कम रहेगा, तो सबको फॉलो करना है। बात सिंपल सा, क्लियर है बात? तो उनको वो बोल रहे हैं आपने कि अगर भारत में ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था जो ओपन होता है किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा और उसको समझ में नहीं आता है कि अपना मेंटेनेंस, अपना काम काज कैसे करे, तो पूरा किसको फॉलो करेगा? आप कोई भी डिपार्टमेंट खोल रहे हो, कंपनी नहीं है, लेकिन आपको ही तो मीटिंग करना है। अब मीटिंग कैसे किया जाए, कितना मीटिंग रखा, अलग से नहीं सोचने की जरूरत है। अगर नहीं लिखा हुआ कंपनी एक्ट में आ जाओ, कंपनी एक्ट लिखा था, साल बने पड़े तो एक एनुअल जनरल मीटिंग, आप कंपनी नहीं फिर भी एक एनुअल जनरल मीटिंग करोगे। बात समझे? तो such body corporate incorporated by any act for time being force as the central government may by the notification। और ऐसा कोई भी
डिपार्टमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि आपको भी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, और भी कोई भी डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीबी, बहुत सारा ऐसा है जिसको गवर्नमेंट बोल के रखा है कि आप अपना मैनेजमेंट सिस्टम कंपनीज एक्ट से पूरा फॉलो करके वैसे करोगे। आपका जहां रूल्स रेगुलेशन डिफर करता है आप अपना अपना फॉलो करोगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये था सेक्शन 1। कोई दिक्कत? क्या था? चैप्टर का नाम क्या है, कहां तक एप्लीकेबल है? ठीक है। कौन सा सेक्शन सबसे पहले आया था? सेक्शन 1 आया था, उसका सब भेजा है। इसके अलावा ठीक है किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ठीक है। अब बात क्या चीज का है? सेक्शन 2 का, जिसमें टोटल सेक्शन, और जो ब्रैकेट में है उसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं सब सेक्शन। क्या कहते हैं? सब सेक्शन। लेकिन होता क्या है, जब भी किसी चीज को पढ़ें और उसको पढ़ते वक्त हमको कहीं और से हेल्प लेने का जरूरत नहीं है, तब हम लोग सेक्शन, ठीक है, और उसका डायरेक्ट क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉज, बस है। लेकिन जब हम किसी चीज को पढ़ें और उसका हेल्प कहीं और से हमको लेना पड़ा, तो उसको सेक्शन, सब सेक्शन, तब क्लॉज आता है। तो अभी हम लोग जो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे उसको मिलेंगे 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 2, बस है इस तरह। इसमें टोटल 95 डेफिनेशन है। कितना है? 95। अब 95 का हम बोल रहे 25, मतलब 20-25% आज हो पाएगा। तो अगर हम लोग समझे तो आज हम लोग 20-25 डेफिनेशन ही खाली पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, पहले 20-25 डेफिनेशन का टारगेट पूरा करें। जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद किसी और को। सबसे पहला सेक्शन 2 क्लॉज 1, अ ब्रीच प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब क्या होता है? ये बात सिंपल में जान के रखो। हर कंपनी मार्केट में अपना शेयर इशू करता है, ठीक है, मार्केट में शेयर बेचता है। जितना भी लिस्टेड कंपनी है वो सब लिमिटेड कंपनी है, जब वो मार्केट में अपना शेयर बेचता है तो उसको लोगों को अपने कंपनी के बारे में बताना रहता है, ठीक है। तो ऐसे वो लोग प्रोस्पेक्टस बनाता है, लेकिन सब कोई वो पूरा मोटा मोटा बुक नहीं पढ़ पाएगा कंपनी के बारे में। तो एक कंसाइज फॉर्मेट में, यानी कि जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ने का समरी होता है ना, तो एक समरी टाइप का कंपनी का डिटेल्स हाईलाइटेड पॉइंट बना करके एक प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। उस प्रोस्पेक्टस को हम क्या कहते हैं? अब्रीश प्रोस्पेक्टस, बस ना। और सेबी क्या बोल के रखा है कि जब भी कोई इंसान शेयर एप्लीकेशन भरेगा उसके संग एब्रिश प्रोस्पेक्टस अटैच करके दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्या है? एब्रिश प्रोस्पेक्टस। क्लियर है पहला सेक्शन? दूसरा, अच्छा, यहाँ पे टॉपिक सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ पे अल्फाबेट सीक्वेंस में। मतलब ए बी ये वर्ड पहले आता तो इसमें डाला गया, फिर ए सी बाद में आता। तो जरूरी नहीं कि जो डेफिनेशन तुम अभी पढ़ रहे हो उसका तुरंत काम पड़े, हो सकता है डेफिनेशन चैप्टर 4 या 5 में। बस ना। दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम टिक कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है तुम सबको पता है, ठीक है। आईसीआई के द्वारा इंडिया में खास करके फॉर्मुलेटेड किया जाता है, और फॉर्मुलेटेड करके हम लोग हर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फॉलो करके अपना अकाउंट बनाते हैं। तो ये भी आगे चल के डिटेल्स के बारे में बात करेगा कि जहां पे कंपनीज एक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब आता है, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, बस सिंपल। उसके अलावा अब दो इंपॉर्टेंट, अल्टर और अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? अल्टर और अल्टरेशन का मतलब होता है एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एडिशन मतलब ऐड करना, ओमिशन मतलब ओमिट हो जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब सिर्फ केवल, ठीक है, कुछ पोर्शन को हटाना। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एडिशन मतलब कोई एक सेक्शन है उसमें और बात ऐड कर दी, ठीक है। ओमिशन का मतलब कोई एक लाइन उसमें से कुछ पोर्शन हटा दिए, ठीक है। तो सॉरी, पूरा कंप्लीटली उसको हटा दी उस लाइन को, उसको कहते हैं ओमिशन। और एक लाइन उसमें से कुछ पॉइंट हटाए तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। बात समझे? तो जैसे कि एक सेक्शन है, ध्यान रखना, उस सेक्शन में बोला गया था ना
कि जितना भी कंपनी है, जिसको जिसको पब्लिक से पैसा लेना है, उसको इंश्योरेंस करवाना होगा। बाद में उस पॉइंट को, ठीक है, ई नंबर पॉइंट को वो क्या कर दिया था, ओमिट कर दिया था, यानी कंप्लीटली हटा दिया था। अगर उसमें कुछ चेंज करते हैं, यानी कुछ और ऐड करते हैं उसमें, तो एडिशन करते हैं, तो उसमें से कुछ पोर्शन हटाता है तो सब्सटीट्यूट करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट को पूरा हटा दिया है तो ओमिट कहेंगे, ओमिशन। क्लियर है बात? ये होता है अल्टरेशन। कंपनी लॉ पढ़ते दौरान जहां जहां एपिलेटेड ट्रिब्यूनल आएगा, उसका मतलब है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेटेड ट्रिब्यूनल। याद रखना, कंपनी लॉ के लिए दो ठो अलग से कोर्ट है, हालांकि उसमें तीन चार है, ठीक है। इन फिलहाल समझने के लिए दो, एक है एनसीएलएटी और एक है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेटेड ट्रिब्यूनल। जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो लोअर है, ठीक है, पावर में, और जो एपिलेटेड ट्रिब्यूनल वो हायर है। जैसे हम लोग सिंपल हायर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं, वो डिफरेंस। आर्टिकल्स मीन दो वर्ड आएगा, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए और एओए। अभी बात हो रहा है आर्टिकल्स का। आर्टिकल वो चीज है, कंपनी लॉ आपको स्ट्रक्चर दिया है कि आपको कंपनी चलाना कैसे है। इन स्ट्रक्चर में कुछ कुछ जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप अपने मन से, कैसे आप अपने मन से कुछ कुछ जगह रूल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहे, कंपनी लॉ में बोला गया है कि किसी भी कंपनी में कम से कम दो आदमी आएगा, एग्जांपल दे रहे हैं, कंपनी को बोला तभी मीटिंग स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर कंपनी चाहता है कि नहीं, हमारे यहाँ दो नहीं, हमारे यहाँ कम से कम पांच आदमी अगर तब हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, वो ये काम कर सकता है। तो कोई कंपनी पांच रखना चाहता है, कोई कंपनी चार आदमी रखना चाहता है, लेकिन दो से कम नहीं रख सकता। तो सब जितना भी ऐसा रूल्स है, वो सारा रूल्स बना करके कहाँ पे लिख के रखेगा, आर्टिकल ऑफ स्टेशन में, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। कोई दिक्कत है? तो पांच हुआ, ठीक है, क्लॉज वन, क्लॉज टू, क्लॉज थ्री, क्लॉज फोर, क्लॉज फाइव। अब आते हैं हम लोग सिक्स में, एसोसिएट कंपनी। कल ही पढ़ लिए थे, वो कंपनी जिसका दूसरे कंपनी में 20% से 40% तक का स्टेक हो और उसका डिसीजन मैटर करता हो, यानी कि इन्फ्लुएंस करता हो। जरा ये लाइन देखना, in relation to the another company mean a company in which that other company has significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and include a joint venture company। ठीक है, कहा तक कि जॉइंट वेंचर कंपनी, जब दो कंपनी मिलकर के काम करता है उसको कहते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्लॉज, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ, मीन द कंट्रोल ऑफ एट लीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। तो भैया तो सिर्फ 20 लिखा है, अब 20 से कहा है 40 बोले, क्योंकि 50 के बाद तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी। बात समझ में आता हूँ? एग्जाम्पल हम पहले भी, बहुत पहले भी दिए कि मान लो जी टीवी पे एक शो आ रहा है, ठीक है, चाहे कलर्स पे बिग बॉस आ रहा है, तो बिग बॉस एक प्रोडक्ट है जो कलर्स चैनल पेश कर रहा है। बस मैं तो एग्जाम्पल दे दूंगा, लेकिन वो अकेले उस शो को नहीं पेश कर रहा। मान लो वहां पे लिखा हुआ है बिग बॉस, ठीक है, इन एसोसिएटेड विथ, ठीक है, बॉर्नवीटा, मतलब वो बॉर्नवीटा के संग एसोसिएटेड है, वो दोनों मिल करके ज्वाइंट वेंचर शो चला रहा है। बॉर्नवीटा का भी बहुत हद तक उसमें इन्वेस्टमेंट है, 20% टू 40%। होल्डिंग सब्सिडरी एक दूसरे का नहीं बन गया है। बात समझ आया? तो देखिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, एटलीस्ट, कोई दिक्कत आता है? नेक्स्ट हम लोग का क्या है, सेवन में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसी तरह ऑडिट करने का भी स्टैंडर्ड सेट है। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड रूल सेट, मतलब सेटअप बाई एन ऑथराइज्ड कमिटी। इसका मतलब यह
कि किसी काम को करने का पहले से बताया गया कुछ तरीका जो कि ऐसे नहीं सेट हुआ है, जिसको कोई ऑथराइज कमिटी, तो जो आईसीआई है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, वो लोग अपने अंदर टीम बनाए, कमिटी बनाए, वो कमिटी जो है वो लोग मिल करके ऑडिट स्टैंडर्ड फाइनलाइज करवाता है, डिसाइड करता है, तब बनता है। इस तरह से नहीं बन जाता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हो। क्लियर है ये बात है ना? और जब आप ऑडिटिंग करते हो, तुम लोग ऑडिटिंग का हल्का फुल्का मतलब पता है कि कंपनी का साल भर का जो भी हिसाब किताब रहता है उसको जाके क्या करता है, एक तो सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए तो चेक करता है। ठीक है, तो चेक करते टाइम क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, नहीं करना है, उसका बात किया गया। अच्छा, अब आता है ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। देखो, ऐसे तो बोला जाता है ऑथराइज कैपिटल उसको बोलते हैं जितना आपका मेमोरेंडम ऑफ कंपनी में, यानी एमओए में जितना लिखा रहता है कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कितना कंपनी के पास मैक्सिमम शेयर ऑफ ले सकता है पैसा। ठीक है, लेकिन तो सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो जब आप कंपनी ओपन करते हो, जब आपको कैपिटल का बात आता है, आपको, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो एमसीए से, और अगर आप लिस्टेड कंपनी बनना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको सेबी एक ऑथराइजेशन देता है कि आप मार्केट से इतना पैसा उठा सकते हो। दिस काइंड ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। पसंद है तो? अच्छा, बैंकिंग कंपनी, कितना अच्छा बात बोल रहा है, वो कंपनी जो सेक्शन 5 में है। तो बैंकिंग रेगुलेशन पढ़ने की क्या जरूरत है, तुमको बहुत अच्छे से पता बैंकिंग कंपनी किसको कहते हैं। आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है, एक प्राइवेट कंपनी जो कि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। पसंद है तो उसको दोनों एक्ट फॉलो करना पड़ता है, आरबीआई का भी और कंपनीज एक्ट भी। हाँ, लेकिन मेनली ज्यादा किसको, आरबीआई को फॉलो करता है। क्लियर है बात? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर, देखो, डायरेक्टर इंडिविजुअल इंसान को बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिव। एक कंपनी में एटलीस्ट, ठीक है, मतलब नॉर्मली 1 से लेकर 15 डायरेक्टर तक रह सकता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो अगर एक डायरेक्टर तो आप डायरेक्टर बोलो, ठीक है, 2 4 10 15 डायरेक्टर उनका पूरा टीम है, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, या फिर कॉर्पोरेशन, इंक्लूड ए कंपनी incorporated outside India but does not include। बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन सारे कंपनी को कहते हैं इंक्लूड अ कंपनी, और वो भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बना है उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट से जानते हैं। अब जरा तीन डिफरेंस समझना। वो कंपनी जो इंडिया के बाहर बना है, अगर उसका डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। लेकिन वो कंपनी जो इंडिया के बाहर फॉर्म हुआ है और इंडिया में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। पढ़ा था ना रास्ते, और उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हैं। कंपनी का ही मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है। क्लियर है बात है? लेकिन जो कंपनी बाहर फॉर्म हुआ है, बना बाहर है, इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा है, उसको हम लोग फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे, उसको केवल बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ। लेकिन इसमें कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, इसमें देख लो। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता है, और उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन के द्वारा बोल देगा कि आज से इस संस्था को, इस इंस्टीट्यूशन को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। क्लियर है बात? बुक्स एंड पेपर, जहां जहां पे बुक्स और पेपर का आएगा और बुक्स और पेपर वर्ड आएगा, इसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड, भाउचर, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट, मिनट बुक, रजिस्टर, ये सारा चीज मेंटेन ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, देखो, बोल रहा है कि आप पे डिपेंड करता है, आप ये पेपर में भी रख सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में, लेकिन वो सारे
डॉक्यूमेंट और डिटेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेपर एंड बुक्स। अच्छा, पेपर और बुक्स के अंदर क्या आता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, all sum of money received and expended by a company and matter in relation to which receipt and expenditure take place। जहां जहां से पैसा आया, जहां जहां खर्च हुआ और किस रिलेशन यानी कि किस संदर्भ में किस लिए खर्चा किया गया है, वो सारा डिटेल्स उसको चाहिए। तो सरल भाषा में क्या बोलना चाह रहा है जरा समझो। जनरल अगर ट्राई तो जनरल में नरेशन लिखा रहता है, क्योंकि वही तो बताता है पैसा क्या और क्यों किस लिए खर्चा हुआ है। ऑल द सेल्स एंड परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बाय द कंपनी। परचेज और सेल मतलब परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। और इसके अलावा तुम अगर समझेगा तो ये क्या करते हैं, डेटा क्रिएटर का ले। और क्या बोल रहा है हम लोग साथ ही साथ, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, बैलेंस शीट का बात कर रहा है। द आइटम ऑफ द कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 148। और आपको कॉस्ट का भी डिटेल्स रखना पड़ेगा, लेकिन कब और कितना, तो वो है सेक्शन 148 में लिखा हुआ है। कि सेक्शन 148 में बात लिखा हुआ है कि अगर आपका इनकम कितना से ज्यादा हो रहा है तब आप कॉस्ट अकाउंटेंट रखना, अदरवाइज नहीं रखना। तो हम लोग जब सेक्शन 148 में जाएंगे, क्योंकि हम लोग को टोटल पढ़ना ही है 155 सेक्शन, तो जब हम लोग 148 सेक्शन पढ़ेंगे तब ये बात जानेंगे। क्लियर है? टू क्रॉस 14 ब्रांच ऑफिस, ऐसा कोई भी स्टेब्लिशमेंट यानी कि जगह जो कि उसके पेरेंटल यानी कि पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसका मालिक के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर आज टीसीएस एक ऑफिस खोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो ऑफिस भले खोल करके हमको दे दे, ऑफिस हम यूज करें, बट वो जगह डिनोट होगा टीसीएस एज अ ब्रांच। क्लियर है? कुछ कुछ केसेस में छोड़ के। अब जैसे मान लो कोई कंपनी है पाइनियर, वो जगह जगह बिल्डिंग बनाता है, तो जहां जगह बिल्डिंग बनाएगा सब जगह वो क्या हो जाएगा, उसका ब्रांच हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसका बिल्डिंग बना के बेचना ही क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है। बट टीसीएस का बिल्डिंग बना के बेचना ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर टीसीएस कहीं पे ऑफिस सेटअप कर रहा है और वो 10 तल्ला ऑफिस बना रहा है, जिसमें से एक तल्ला पे केवल मतलब 10th फ्लोर पे वो अपना ऑफिस करेगा, बाकी 9th फ्लोर क्या करेगा, रेंट, फिर भी उस जगह का एज अ ब्रांच ऑफ टीसीएस डिनोट किया जाएगा। क्लियर है बात? कॉल्ड अप कैपिटल, ध्यान सुनना। हम नया नया कंपनी स्टार्ट किए, हम नया नया कंपनी स्टार्ट किया और कंपनी स्टार्ट करने के बाद हम सेबी के पास गए। सेबी बोला हम तुमको केवल मार्केट से 1 लाख रुपए उठाने देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ठीक है, हम 1 लाख रुपए मार्केट से उठा लेंगे और हम क्या सोचे हैं, एक शेयर 10 रुपए करके बेचेंगे, यानी 10,000 शेयर, पर शेयर पे 10 रुपए। क्लियर है बात है? लेकिन हम ये हो गया मेरा नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल, ये सब क्लियर है। हुआ क्या कि हम सोचे नहीं, लेकिन 10,000 में से अभी केवल 1,000 शेयर मार्केट में इशू करेंगे, बाद बाकी 9,000 बाद में जब जरूरत पड़ेगा तब। कोई दिक्कत इसमें? वो 9,000 पे 10 रुपए करके हम मांगे, कितना मांगे, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप। क्या हो गया? और अभी पब्लिक में देखो क्या किया है कि वो 1,000 पे मेरे को केवल 8 रुपए करके दिया है, तो उसको कहते हैं पेड अप। और जो 2 रुपए नहीं दिया उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। क्लियर है ये बात? जब कंपनी कोई भी चीज गिरवी रखता है, पूरा चैप्टर है तुम लोग का, मीन एनी इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड बाय द प्रॉपर्टी और द एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज अ सिक्योरिटी इंक्लूड मॉर्गेज, यानी गिरवी रख। तो जब भी कोई चीज रखता है मॉर्गेज पे, उसको इस चैप्टर में चार्ज बोल के डिनोट किया जाता है। और ऊपर से लेके अभी तक जितना भी डेफिनेशन पढ़े उसमें हम लोग या तो डेफिनेशन में मीन है या तो डेफिनेशन में इंक्लूड है। और ये बात पहले ही बताया फिर बता रहे, मीन वाला डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकता, इंक्लूड वाला डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकता, बट उसको कुछ ऐड किया जा सकता है। बस समझा? तो इस ऐसे अगर हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग इंक्लूड गर्ल्स, तो ठीक है, ह्यूमन बींग इंक्लूड गर्ल्स बॉयज आ सकता है। लेकिन अगर हम बोल दिए ह्यूमन बींग मीन बॉय, तो फिर उसमें गर्ल्स काउंट। बात समझा? तो मीन्स मतलब जितना बोला गया है उतना, मीन्स का मतलब होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन।
जो स्टेटेड है वही है, और जो तुम्हारे इंक्लूड होता है तो अगर इंक्लूसिव डेफिनेशन तो आप अपने से कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐड कर सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको बोलते हैं, ध्यान से पढ़ लेना। हु होल्ड अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो जो है ना कुछ लोग फाइनलिस्ट ये सब शब्द का प्रयोग करने ना, ये तो चार्टर्ड नहीं है, ये तो कोई नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल उसको बोलते हैं जिसके पास वो होल्ड अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब ये भी बात ध्यान रखना, दो चीज होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपके स्किल पे कम पेमेंट देने का एक निंजा टेक्निक। ये क्या मतलब है बता। आप जब किसी कंपनी में अकाउंटेंट ज्वाइन कर रहे हो, आप वहां के सीनियर अकाउंटेंट हो। कंपनी में अगर तुम ढंग से देखेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है, सीनियर का रिक्वायरमेंट है, सीनियर अकाउंटेंट का, सीएफओ का रिक्वायरमेंट। बात समझो थोड़ा, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशली प्रैक्टिसिंग के लिए है, वो लोग एडवाइजर है, बात समझा। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे और इसको की दिक्कत भी बहुत सही थी कि सीए सीएमए सीएस करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जॉब में जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग। कंपनी में जहां या चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहां पर उन चार्टर्ड अकाउंटेंट का बात किया जा रहा है जो प्रैक्टिसिंग कर रहा है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग है। तो सोचो सीए बनने के बाद भी दो ऑप्शन, और यहाँ पे फाइनल नहीं निकल रहा है तो कर पीछे लगा दे रहा नाम के पीछे, सीए फाइनलिस्ट, 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। देखो हम बोल रहे थे आई गया, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब नाम से समझ में आ रहा है, चीफ फाइनेंशियल फाइनेंस को देखेगा और फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज कैसे एग्जीक्यूट करना उसका ध्यान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुका है ऊपर। कंपनी मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सेम लाइन ऊपर था, ये भी पढ़ चुका। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बंद होते टाइम जो इंसान जितना अमाउंट का गारंटी दिया वो लेके आएगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी पढ़ चुका है, जो उसका अनपेड अमाउंट होगा, जैसे अभी जो एग्जांपल दिए थे उसमें बोले ना कि कंपनी 10 रुपया मांगा, 8 रुपया मिला, 2 रुपया पर शेयर मिला बाकी है, तो जो अनपेड अमाउंट है वो ला करके शेयर होल्डर लोग पे करेंगे, ठीक है। ये टाइप ऑफ कंपनी में पढ़े थे। कंपनी लिक्विडेटर किसको कहते हैं, जब कंपनी बंद होता है, ट्रिब्यूनल एक आदमी को सेलेक्ट करता है, उस पर्सन को हम लोग कंपनी लिक्विडेटर बोलते हैं, ठीक है। मीन अ पर्सन अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर यहाँ पे एपिलेटेड ट्रिब्यूनल लिखा रहता है तो नेशनल कंपनी लॉ एपिलेटेड ट्रिब्यूनल। वो सेलेक्ट करता है एट कब, वाइंडिंग अप के केस में या वॉलेंट्री, आप अपनी इच्छा से कंपनी बंद करो या फिर आदेश पे बंद करो, जो इंसान आके कंपनी को लिक्विडेट करे, लिक्विडेट का मतलब क्या होता है, सेलिंग द एसेट्स, ठीक है, पेइंग द डेट, जितना भी कर्ज उसको चुकाना है तो अपने एसेट बेच के चुकाता है उसको कर्ज। अगर किसी के मन में जानने का जिज्ञासा है कि कंपनी लिक्विडेटर कैसे बनते क्या, ये भी एक प्रोफेशन है, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो पैनल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर पार्लियामेंट का नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह होता है, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोग को अपने पास मेंटेन करता है, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब है। बस में कंपनी सेक्रेटरी, यू नो वेरी वेल, सीएस, फिर कंपनी लॉ की जान है कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे देख दोनों चीजें, वहां पे था क्या बोला था, होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पे पहले कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन कर रहा है, फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डिफाइन कर रहा है। देखो क्या है ना, कंपनी में भी कंपनी सेक्रेटरी रखना हर पॉइंट पे कंपलसरी नहीं है। तो अगर किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी नहीं है तो किसके पास जाएगा, साइन तो उसको कंपनी सेक्रेटरी से ही करवाना है। तो ऐसा सिचुएशन में कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के पास जाएगा। बात समझ में आया, तो कोई दिक्कत।
Company secretary mean a company secretary as defined in clause C of subsection 1 of section 2 of Company Secretaries Act of 1980, who is appointed by a company to perform. Appointed by company, क्या ये वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ यूज किया था? अपॉइंटेड बाई कंपनी, जरूरी नहीं। अपॉइंटेड बाई अ कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका बहुत सारा इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट को संभालने और समझने के लिए एक सेक्रेटरी चाहिए। बात समझ तुम? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस तुम लोग समझ रहे हो? Contributory means a person liable to contribute toward the amount of the company in the event of being warranted हो। एक इंसान जो गारंटी दिया कि हम 5 करोड़ रुपए देंगे, तो 5 करोड़ रुपए देंगे, डेट कंट्रीब्यूटरी करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। वो इंसान जो शेयर का 10 रुपए में 60 रुपए दिया था, 2 रुपए नहीं दिया, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूट। अच्छा, हम लोग का टारगेट था 2500, तो हो गया है। अब हालांकि ये जो नाम है अब तो चेंज हो गया ना, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला अलग, बट बात बाकी चीज तो रिलेटिव सेम है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? दूसरा, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, ये तुम लोगों को पता है। जो हमारे एरिया में इस्लामपुर में जो है होता है कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है। चुचुड़ा में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। कलकत्ता में क्या है? हाई कोर्ट। स्पेशल कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो तुम लोग को डिवेंचर भी बहुत अच्छा ढंग से पता है कि डिवेंचर किसको बोलते हैं। डिवेंचर एक तरह का लोन है जो कि हम लोग किससे लेते हैं? जनरल पब्लिक से लेते हैं। क्लियर है बात? डायरेक्टर का मतलब पता है, डिविडेंड का मतलब पता है। डायरेक्टर तो हम लोग ऊपर ही पढ़े। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट में का एक हिस्सा, लाभांश जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट में का हिस्सा जो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जनरली देते हैं। और एक बात, डिविडेंड इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड, मतलब डिविडेंड तुम कुछ भी नाम हेर फेर करके दो, वो डिविडेंड ही कहलाएगा। और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? साल के बीच में जो दिया जाए। करेक्ट ये बात? तो दिक्कत इसमें, देखो जब बिजनेस थोड़ा कुछ दिन चल जाता है ना, तो हमको एक अनुमान हो जाता है कि इस साल बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा। तो हम लोग पहले ही बोलते हैं कि इस बार का मान लो 100 रुपए पे 20 रुपए डिविडेंड ऐसे ही बांट रहे हैं। बैंड में जो होगा तो बाद में फिर फैसला किया जाएगा। तो जब मीड में बांटे, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, ये डेफिनेशन फिर एक्सपर्ट, हु आर कॉल्ड एक्सपर्ट में कौन कौन आता है देखो। इंजीनियर, रजिस्टर वैल्यूअर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी अदर पर्सन जो लॉ के द्वारा उसके पास कोई भी स्पेसिफिक सर्टिफिकेट और पावर है, उसको हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कल हम लोग फॉरेन कंपनी की पढ़ लिए था। होल्डिंग कंपनी पढ़े थे, ठीक है। जरा गवर्नमेंट कंपनी समझ लेते। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब वो कंपनी जिस कंपनी का मोर देन 50% शेयर गवर्नमेंट के पास हो। अब गवर्नमेंट का तीन मतलब है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर। करेक्ट? लेकिन एक और चीज समझने वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट एक है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा है। अगर मान लो किसी कंपनी का, ठीक है, पंजाब, ठीक है,
और एग्जाम्पल के लिए दिल्ली, दो अलग अलग स्टेट, या फिर पंजाब और राजस्थान, दो अलग अलग स्टेट मिल करके किसी कंपनी का 51% शेयर रखा है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। या फिर मान लो बंगाल में एक कंपनी है जिसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मिला करके 51% से ज्यादा है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। देखो क्या बोल रहे हैं, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, यानी कि दो तीन स्टेट मिला करके रखा हूं, और पार्टली सेंट्रल, कुछ सेंट्रल के पास है और कुछ स्टेट के पास, और हो सकता है एक या दो स्टेट मिला के, बंगाल, बिहार, झारखंड, तीन स्टेट और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी चार मिलकर के किसी कंपनी 51% शेयर लिया, तो भी उसको क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है? तो यानी किसी भी तरह से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मोर देन 51% से ज्यादा हो गया, दैट मीन दिस काइंड ऑफ कंपनी इज नोन एज। इशूड कैपिटल अभी समझा, हमको मिला 1 लाख का परमिशन, हम 10 रुपए का शेयर का नाम रखें, मेरे पास आ गया 10,000 शेयर, 10 रुपए में बेचेंगे, लेकिन आई डिसाइडेड टू इशू 1,000 शेयर एट अ रेट ऑफ ₹10, तो 1,000 जो शेयर हम इशू करें 10 रुपए के प्राइस में, यानी कि कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए, वो मेरा क्या हो गया, इशूड कैपिटल। कोई दिक्कत? लिस्टेड कंपनी का बता दिए थे, वो कंपनी इसका शेयर शेयर मार्केट में मिलता है, लिस्टेड। अच्छा, ओपीसी हो चुका था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल तो बहुत पहले ही बता चुके हैं। पेड अप शेयर कैपिटल यही बताएं कि हम 10 रुपए पर शेयर में मांगे हैं, 1,000 शेयर पे हम 10-10 रुपए करके मांगे, बट मेरे को भी 8 के 8 रुपए करके मिला है, ये दिक्कत है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या, कंपनी लॉ कब से था, ये सारा पुराना प्रीवियस कंपनी लॉ पहले कब आया था, 1866, फिर 1882, फिर 1913, फिर आया था 1942, फिर 1946, और अभी जो करेंटली चल रहा है वो कंपनी एक्ट 2013। करेक्ट। प्राइवेट कंपनी पढ़ लिए थे हम लोग, पब्लिक कंपनी पढ़े। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या रजिस्ट्रार, एमसीए में 23 आरओसी है, अलग अलग जगह पे हम लोग इंट्रोडक्शन के टाइम में ये पढ़े थे। स्मॉल कंपनी पढ़े हैं। कई जो डेफिनेशन देख रहे हैं स्मॉल कंपनी, और यहाँ पे देखना, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख और एज सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, नॉट मोर देन 5 करोड़। मतलब बोलना ये चाह रहा कंपनी, एक्ट ध्यान रखना कि 50 लाख से 5 करोड़ तक के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट, हम एक्ट बना रहे हैं, पार्लियामेंट में हम एक्ट बना रहे हैं, 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में कोई भी एक कैपिटल का अमाउंट सेलेक्ट कर लो, वो जिसका क्रॉस हो गया उसको मेरी स्मॉल कंपनी। तो कल 4 करोड़ अमाउंट हम लोग देखे थे, वो चेंज होते रहता है। तो एक्ट में क्या है, 50 लाख से 5 करोड़, बस समझ आया तो। और रूल में क्या है, रूल कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें फिलहाल 4 करोड़ चल रहा है। अच्छा, द टर्न ओवर एज पर द लास्ट ईयर प्रॉफिट अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ से लेकर के 20 करोड़, तो कल लोग 10 करोड़ पढ़े थे। तो बात है एग्जाम में अगर एक्ट का पूछेगा तो ये, रूल पूछेगा तो वो।
इसके बाद एक नोट देंगे, उसमें पूरा ये लिखा रहेगा। क्लियर है बात? अच्छा, मान लो हम 1,000 शेयर बेचने गए, लेकिन मेरा 800 ही शेयर बिका, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब। ऐसा भी हो सकता है पूरा 1000 का 1000 बिक गया। क्लियर है बात? तो जितना शेयर बिकता है सब्सक्राइब उसको करते हैं। सब्सिडरी कंपनी हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रिब्यूनल पढ़ चुके हैं। यानी कि जितना हम लोग पहले पढ़े और आज मिला करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 डेफिनेशन वहां और 26 डेफिनेशन यहाँ। कितना हो जाता है? ऑलमोस्ट 49 डेफिनेशन। यानी कि 95 में 49, हम लोग मोर देन 50% किया हुआ है। अब बचा हुआ 50% करने में 1 से 2 दिन टाइम लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक?